So the most impactful moment in this journey of preparations was the time when I met an IAS officer. लेकिन जब मैं उनसे मिला, फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस हुआ पहली बार, एक IAS ऑफिसर कैसे अपने आप को कंपोज रखते हैं, कैसे फंक्शन करते हैं एक सोसाइटी में। तो वहाँ से मुझे बहुत एक बड़ा रियलाइजेशन भी प्राप्त हुआ कि अगर मैं भी इस फील्ड में जाता हूँ, अगर मैं भी ये करता हूँ, तो हाउ आई कैन बी द सेम काइंड ऑफ कैटलिस्ट दैट आई एम सीइंग हिम बिकम फॉर द सोसाइटी। तो जब मैंने प्रेपरेशन की शुरुआत की, सब कुछ बहुत ओवरवेलमिंग था मेरे लिए भी। अंदाज़ा तो होता है, लेकिन व्हेन यू गेट टू लिव द लाइफ ऑफ प्रेपरेशन एंड द जर्नी of preparations, you exactly get to know the hardships that you face, the failure, that how I'm going to face the failure if I fail, and how if I fail and how I'm going to face that failure. If you mentally prepare yourself to lead where the life takes you, then I think it becomes a lot easier facing the failure. Life is quite unfair for some and quite बायस टू सम। मेरे लिए हमेशा से ये बहुत इम्पैक्टफुल रहा है कि टू मेंटेन अ बैलेंस बिटवीन दोज टू एक्सट्रीम्स। तो मेरी हमेशा से ये कोशिश रही और आगे भी मेरी ये कोशिश रहेगी, इफ़ आई बिकम एन IAS ऑफिसर, टू ब्रिज दैट गैप बिटवीन द टू एक्सट्रीम्स and provide a better solution for the society. I aspire to become an IAS officer. Hello everyone, I am Atharva. I am 25 years old and I belong from Bihar. मैंने अपनी schooling, primary schooling बिहार से की है. In my high school I went to Varanasi. After that मैं बैंगलोर गया और वहाँ मैंने अपना graduation complete किया in the course of triple major in English literature, psychology and journalism. After that I decided to pursue the preparations for civil services and decided to be an aspirant. मैंने civil services परस्यू करने का डिसीजन इस वजह से लिया है क्योंकि मुझे लगता है कि इट्स अ ह्यूज पर्सनल चैलेंज फॉर मी टू बी एबल टू गेट इनटू दिस और इसे कंप्लीट करना। साथ ही साथ मेरे फैमिली से कोई भी सिविल सर्विसेज या इस तरह किसी भी सर्विसेज में बिलोंग नहीं करता है, तो आई डोंट इवन हैव दैट पेडिग्री टू गेट इनटू दिस, लेकिन एंड दैट्स व्हाई इट बिकम्स अ चैलेंज फॉर मी इवन फर्दर। इसीलिए मैंने सिविल सर्विसेज करने का डिसाइड किया। अपार्ट फ्रॉम दिस, आप सभी जानते हैं कि कैसे सिविल सर्विसेज का एक अपना रुतबा होता है, उनके ऑफिसर्स के हाउ द ऑफिसर्स आर ट्रीटेड एंड हाउ द सोसाइटी परसीव्स देम। सो दैट वाज अ मेजर बूस्ट फॉर मी टू गेट इनटू दिस, और इस वजह से मैंने सिविल सर्विसेज परस्यू करने का डिसीजन लिया। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द स्टडीज आई रियलाइज्ड कि कैसे एक सोसाइटी फंक्शन करती है, हाउ थिंग्स वर्क, और तभी मुझे ये भी रियलाइजेशन हुआ कि सिविल सर्विसेज में आके मैं भी कैसे अपनी कंट्रीब्यूशंस इन पर्टिकुलर चीज़ों में दे सकता हूँ, हाउ आई कैन बी अ कैटलिस्ट इन वॉट एवर माइनर फीचर आई कैन बी, बट आई कैन बी अ कैटलिस्ट इन अ सोसाइटल चेंज। तो मेरा इंट्रिंसिक मोटिवेशन वहीं से शुरू हुआ सिविल सर्विसेज को परस्यू करने का, जिसके बाद में मैंने काफ़ी इसके बारे में रिसर्च की एंड आई गॉट टू नो कि सिविल सर्विसेज होता क्या है एग्जैक्टली, हाउ टू परस्यू इट, व्हाट आर द प्लान्स फॉर परस्यूइंग इट, किस तरह से इसको टेक ऑन किया जाए, क्योंकि बिकॉज दिस बिकम्स अ वेरी ह्यूज चैलेंज फॉर एवरी पर्सन हु डिसाइड्स टू टेक इट ऑन। तो इसलिए मुझे भी, मैंने जब शुरुआत की इसको परस्यू करने की, तो इट वॉज क्वाइट ओवरवेलमिंग, लेकिन क्योंकि मेरा एजुकेशनल बैकग्राउंड था इस वजह का, जहाँ पे मैंने लिटरेचर में भी पढ़ा था काफ़ी सारी सोसाइटल चीज़ों के बारे में, फिर मैंने जर्नलिज्म में भी पढ़ा था, उसके अलावा मेरा साइकोलॉजी का बैकग्राउंड है, विच ऑलवेज कीप्स मी थिंकिंग कि हाउ अ बेसिक ह्यूमन बिहेवियर और अ बेसिक ह्यूमन कॉग्निशन वर्क्स। तो इस हिसाब से भी मैंने सब चीज़ों को एक तह पे जोड़ के, और मैंने डिसाइड किया कि UPSC इज़ गोइंग टू बी अ ग्रेट करियर सोर्स फॉर मी। मेरा जो टिपिकल डे होता है वो 7 बजे शुरू होता है। मैं 7 बजे सुबह उठता हूँ और बिटवीन 7 to 8 आई डू माई यूजुअल चोर्स। उसके बाद 8 बजे आई टेक माई ब्रेकफास्ट, जिसके बाद मैं सीधा पढ़ाई करना शुरू करता हूँ, जो कि 10:30 से 11:30 तक चलता है। ये 3 घंटों का एक सेशन होता है।
जिसके बाद मैं 11:30 से 12 के बीच में एक छोटा सा रिफ़्रेशमेंट का पीरियड है, वो मैं लेता हूँ। आफ्टर विच आई अगेन गो बैक टू स्टडीज़, जो कि 12 से 2 के बीच चलता है। 2 बजे मैं लंच करता हूँ यूजुअली, एंड आफ्टर दैट आई टेक अ ब्रेक फॉर एन आवर और सो। तो मेरा स्टडी पीरियड होता है वापस 3 से 6 बजे तक का, 3 घंटों का। उसके बाद मैं 6 बजे से 8 बजे तक का एक मेजर ब्रेक लेता हूँ 2 घंटे का, जिस बीच में मैं रिफ़्रेश होता हूँ और मैं अपने हॉबीज़ जो भी हैं वो परस्यू करता हूँ, विच आई विल डिटेल लेटर। इसके बाद 8 बजे से 10 बजे तक का मेरा एक रिविजन पीरियड होता है, जिसमें जो भी मैंने आज पढ़ाई की है या जो भी पहले भी मैंने पढ़ाई की है उसको मैं एक बार ग्लांस करता हूँ, ताकि वो मेरे दिमाग से हटे नहीं। 10 बजे मैं डिनर करता हूँ और 10 से साढ़े 10 तक का मेरा 10 से साढ़े 10 तक का मेरा डिनर का एक टाइम रहता है। 10:30 से 11 बजे के बीच में मैं ये प्लान करता हूँ कि मुझे कल क्या पढ़ाई करनी है और मैंने आज क्या पढ़ाई की और मुझे कल क्या पढ़ाई करनी है। मैं उसको प्लान करता हूँ, उसको स्ट्रीमलाइन करता हूँ, ताकि कल चल के मुझे आज और पढ़ने में आसानी हो। और 11 से 12 के बीच में मैं या तो पढ़ाई करता हूँ या फिर मैं बुक्स पढ़ता हूँ, नॉवेल्स पढ़ता हूँ, जो भी है। 12 बजे जनरली मैं सोने जाता हूँ। तो देखा जाए तो ये मेरा एक टिपिकल डे था, और इसमें पढ़ाई के मैंने काफ़ी सारे सेशंस बना के रखे हैं। जैसा आपने देखा भी होगा कि सुबह में 8:30 से 11:30 के बीच का एक सेशन है मेरा, उसके बाद 12 से 2 का है, फिर 3 से 6 का है, और बीच बीच में मैंने काफ़ी सारे ब्रेक्स भी रखे हुए हैं। तो इससे क्या होता है कि मेरे पास पढ़ाई और रिफ़्रेशमेंट का एक इनफ बैलेंस रहता है, ताकि मेरा दिमाग ओवरवेल्म ना हो लगातार पढ़ते पढ़ते। तो मैंने अपने डे को उस हिसाब से प्लान किया कि मैं पढ़ाई भी करूं और थोड़ी देर का ब्रेक भी लूं, पढ़ाई भी करूं और ब्रेक भी लूं, ताकि मैं अपने जो मैं पढ़ाई कर रहा हूं उसको मैं ढंग से रिटेन भी कर पाऊं, और साथ साथ मैं एफिशिएंटली एक पूरे डे को प्लान भी कर पाऊं। टॉकिंग अबाउट स्टडी मटेरियल्स, मेरी प्राइमरी जो सोर्स है वो हमेशा से एनसीईआरटी रही है। एनसीईआरटी गिव्स यू अ ग्रेट पर्सपेक्टिव कि आपको यूपीएससी में पढ़ना क्या होता है, कितना पढ़ना होता है, और फिर वहाँ से आप उस चीज़ों को स्पेशलाइज़ करके अलग अलग किताबें पढ़ सकते हो, अलग अलग मटेरियल्स ले सकते हो। बट फॉर समवन हु हैज़ टू स्टार्ट, एनसीईआरटी इज़ ऑलवेज द बाइबल। तो एनसीईआरटी से ही हमेशा लोग शुरुआत करते हैं जनरली, और मैंने भी वही किया। इसके अलावा स्पेशलाइज बुक्स की बात करें तो अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए सब लोगों का अपना अपना ओपिनियन होता है। कुछ सब्जेक्ट्स के लिए कुछ बुक्स ऐसे हैं जो कि बहुत फेमस हैं, और जो कि सब लोग थ्रू आउट द कंट्री वो लोग वही बुक्स यूज़ करते हैं। जैसे कि लक्ष्मीकांत की बुक हो गई पॉलिटी के लिए, विच इज़ अ वेरी फेमस बुक, और लोग बोलते हैं कि यूपीएससी की पर्सपेक्टिव से उससे अच्छी, उस सब्जेक्ट वाइज उससे अच्छी कोई किताब और नहीं मिलेगी आपको। तो वो एक किताब है। इसी तरह से हर सब्जेक्ट की अपनी अपनी किताब होती है। किसी सब्जेक्ट्स में आपको सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ना होता है, और उसके अलावा एनसीईआरटी के अलावा किसी चीज़ की ज़रूरत भी नहीं होती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल साइंस एंड टेक के लिए आपको बहुत कुछ नहीं पढ़ना होगा एनसीईआरटी से ज़्यादा। तो डिपेंडिंग ऑन द पर्सन वो मिक्स एंड मैच होता है बुक्स का और स्टडी मटेरियल्स का। इसके अलावा द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग विच आई रिलाई अपॉन इज़ यूट्यूब। तो मेरे लिए यूट्यूब बिकम्स अ वेरी ग्रेट बून। मुझे जब भी कुछ समझ में नहीं आता है, या फिर मैं किसी चीज़ को दूसरे पर्सपेक्टिव से समझने की कोशिश करता हूँ, आई जनरली रिलाई ऑन यूट्यूब। सो द स्टडी टेक्निक दैट आई फॉलो इज़ कि मैं जो पढ़ाई करता हूँ उसको हमेशा रिविज़िट करने का मेरा एक प्लान रहता है पहले से। ठीक है, कि मान लीजिए मैंने अभी साइंस एंड टेक की पढ़ाई शुरू की है, तो जब भी मेरा साइंस एंड टेक का पोर्शन ख़त्म होगा, उसके बाद ऐसा नहीं है कि मैं उस पोर्शन को छोड़ देता हूँ, टू अगेन रिविजिट इट एट द एंड ऑफ द टर्म और वापस एग्ज़ाम के पहले। इससे क्या होता है कि चीज़ें भूलने की जो टेंडेंसी है वो ज़्यादा बढ़ जाती है। तो मैं जो करता हूँ कि मैं जब भी जो पढ़ाई करता हूँ या कोई भी सब्जेक्ट पढ़ाई कर रहा हूँ, कोई भी टॉपिक पढ़ाई कर रहा हूँ, तो उसको एक टाइम वाइज मैं उसको रिविज़िट करने का मैं एक प्लान बना लेता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने मान लीजिए पॉलिटी की पढ़ाई आज शुरू करी है, मैंने 1 महीने 2 महीने 3 महीने पॉलिटी की पढ़ाई करी, और उसके बाद फिर अगर मैं दूसरा सब्जेक्ट भी शुरू करता हूँ उसके बाद पढ़ना, देन आई डोंट लीव पॉलिटी आउट कम्प्लीटली। मैं अगले 2 महीने 3 महीने तक
दिन के 1 घंटे में पॉलिटी को दूंगा टू अगेन रिविजिट द थिंग्स, द टॉपिक्स, द इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स जो सब्जेक्ट के हैं, जो मैं पढ़ सकता हूँ, जो मुझे रिटेन करने हैं, ताकि ये चीज़ें मेरे दिमाग में उस हिसाब से सेट होते रहें। दैट वाज माय फर्स्ट टेक्निक। इसके अलावा एक बेसिक टेक्निक होती है नोट मेकिंग की, विच इज़ वेरी यूनिक एंड वेरी इंडिविजुअल टू एवरी एस्पिरेंट। तो वो भी एक मेरी भी है। मैं अपने हिसाब से नोट्स बनाता हूँ, जिस हिसाब से मुझे लगता है कि मैं एफिशिएंटली नोट्स बना सकता हूँ और उनको वापस रिविजिट कर सकता हूँ, पढ़ सकता हूँ। मेरे हिसाब से नोट मेकिंग इज़ नॉट अ वेरी एक्सपेंसिव प्रोसीजर। वो बहुत, मैं अपने नोट्स बहुत शॉर्ट और ब्रीफ बनाता हूँ, जितना मुझे ज़रूरत रहता है उतना ही, ताकि मतलब मुझे एक ओवरवेलमिंग मटेरियल्स नहीं मिले पढ़ने को एट द एंड ऑफ द डे। जब मैं जाके रिविजिट करना चाहूँ, जब मैं उन्हें वापस पढ़ना चाहूँ, तो मुझे एग्जैक्टली समझ में आना चाहिए कि स्पेसिफिकली मैं पढ़ना क्या चाहता हूँ, रादर देन राइटिंग एवरीथिंग डाउन और फिर उसके बाद में मैं खोज के पढ़ूँ कि मुझे इसमें से पढ़ना क्या है। तो उस हिसाब से मैं अपने नोट्स भी बनाता हूँ। इसके अलावा अनदर थिंग इज़ टाइम मैनेजमेंट, और इस पर्टिकुलर एस्पेक्ट के बारे में मैं पहले भी बात कर चुका हूँ कि everyone has their own unique way of managing their time, and every aspirant has even more unique ways of managing their own time. कुछ लोग कुछ ज़्यादा पढ़ते हैं, कुछ लोग थोड़ा कम पढ़ते हैं, कुछ लोग लगातार बाउट्स में पढ़ते हैं जो कि 4 घंटे 5 घंटे के होते हैं। कुछ लोग, जैसे कि मैंने भी बोला था कि मैं लगातार पढ़ने वालों में से नहीं हूँ। मैं 3 घंटे का एक सेशन लेता हूँ पढ़ाई का, उसके बाद वापस ब्रेक, फिर 2 घंटे का, फिर ब्रेक, फिर 3 घंटे का। इस तरह से टाइम को डिवाइड करके पढ़ना मेरे लिए पर्सनली वो ज़्यादा एफिशिएंट मुझे लगता है कि है। सो आई थिंक द बिगेस्ट फैक्टर ऑफ मोटिवेशन जो कि मेरे लिए है वो है इंटरनल मोटिवेशन। मैं बाहरी चीज़ों से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होने वाला इंसान हूँ नहीं पर्टिकुलरली। तो मेरे लिए, मैंने जब एक पर्टिकुलर गोल सेट किया है, एक पर्टिकुलर ध्येय बना लिया है कि मुझे यूपीएससी में जाना है, उसको परस्यू करना है, एक एस्पिरेंट का लाइफस्टाइल लीड करना है और फिर उस हिसाब से पढ़ाई करनी है, तो मेरे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि इंटरनली हाउ प्रिपेयर्ड आई एम टू ओवरकम एंड टू फेस एंड ओवरकम दिस चैलेंज। So the biggest point in this topic is internally how motivated I feel to wake up every day and to get going with this preparation that I'm going to do. इसके अलावा ऑब्वियसली जैसा कि बहुत सारे लोगों के साथ होता है और शायद सबके साथ होता है, वही मेरे साथ भी है कि मेरे आसपास के जानने वाले लोग जितने भी हैं, माय फैमिली, माय फ्रेंड्स, माय किन, एवरीवन, उनके भी कुछ होप्स हैं मेरे साथ जुड़े हुए। And whenever someone listens कि I am preparing for UPSC, उनके भी hopes साथ ही साथ जुड़ जाते हैं। People always want, even especially people who are connected to you, people who really like you, और जो कि आपको अपना मानते हैं, वो हमेशा आपके लिए भला सोचते हैं। तो वो लोग भी हमेशा, मेरे जो भी किन हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं, जान पहचान के हैं, मेरे फैमिली वाले हैं, वो भी हमेशा यही चाहते हैं कि मैं भी इस एग्ज़ाम को क्रैक करूँ, मैं भी एक ऑफिसर बनूँ। और उन तो साथ साथ उनके भी होप्स मेरे होप्स के साथ जुड़ जाते हैं। सो दैट आल्सो इंस्पायर्स मी, दैट आल्सो मोटिवेट्स मी अ लॉट। सो अनदर वन ऑफ द मेजर पॉइंट इज़ द सोसाइटल अवेयरनेस। जब आप एक सर्टेन एज के बाद बाहर जाते हो, सोसाइटी की हालत देखते हो, तो आपको बहुत से सोसाइटल डिफरेंसेस दिखने लगते हैं विदिन डिफरेंट स्ट्रेटाज ऑफ सोसाइटी, जो कि काफ़ी तरह से आप उनको देख सकते हो, काफ़ी तरह से आप उनको महसूस भी करते हो। बहुत सी चीज़ें आप महसूस नहीं करते हो, फिर भी आपको वो देख के लगता है कि सामने वाले के साथ वो चीज़ गलत हो रहा है या सही हो रहा है। इट कैन बी एनीथिंग, चाहे वो आज सोसाइटी के जेंडर डिफाइनिंग नॉर्म्स हों या फिर हमारा इनकम पैरिटी हो, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा है हमारी सोसाइटी में। इसके अलावा प्रिविलेजेस की बात करें तो हाउ जो कि मेजर प्रिविलेजेस इस सोसाइटी में बहुत कॉन्सेंट्रेटेड कुछ लोगों के पास हैं, बाकी कुछ लोगों के पास हार्डशिप्स बहुत हैं और प्रिविलेजेस कुछ भी नहीं हैं। सो देयर इज़ नॉट एन इवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, इवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज,
ये भी हमें देखने को नहीं मिलता है आज की सोसाइटी में, इंडिया में स्पेशली। जब ये सब चीज़ें देखने को मिलती हैं तो आदमी को ये भी मतलब अंदर से महसूस होता है कि किसी भी समाज के साथ क्या गलत है, और फिर साथ साथ अगर ये महसूस होता है कि क्या गलत है तो ये भी रियलाइज़ होता है कि उसको किस तरह से हम सही कर सकते हैं। एंड आई थिंक UPSC and being a civil servant, cracking UPSC exam and being a civil servant, being an IAS officer is a great platform जहाँ पे आप जो भी whatever the tiniest that you can do and the major thing that you can do, whatever you want to do, आप इस प्लेटफॉर्म के थ्रू कर सकते हैं। जो भी सोसाइटल चेंजेस आप ला सकते हैं, और जिस भी हद तक आप अपने तरफ से सोसाइटी में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। सो दैट बिकम्स अ मोटिवेटिंग फैक्टर फॉर मी कि आगे चल के इफ़ दिस हैपन्स तो मैं किस प्रकार से अपनी हेल्प से और अपने ताकत से मैं किस प्रकार उन सोसाइटल चेंजेस को इम्प्लीमेंट करने में हेल्प कर पाऊँगा। सो दैट बिकम्स अ वेरी ग्रेट फैक्टर फॉर मी। देयर आर वेरियस वेज जिसके कारण मुझे स्ट्रेस नहीं होती है, और जब होती भी है तो मैं उसे मैनेज कर सकता हूँ। द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज़ यू डू नॉट हैव टू ओवरबर्डन योरसेल्फ, अदरवाइज थिंग्स माइट स्टार्ट गेटिंग अ बिट इंटिमिडेटिंग फॉर यू। जब आप पढ़ाई करते हो और अपने आप को सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई में ही इंडल्ज रखते हो तो चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो भी सकती हैं, कुछ लोगों के लिए नहीं भी हो सकती हैं, लेकिन मेरे लिए चीज़ें काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाती हैं, क्योंकि बार बार एक ही काम को लगातार रेपिटेटिवली करने से एक अटेंशन स्पैन भी लूज़ होता है मेरा। एट द सेम टाइम माइंड रिफ्रेश भी नहीं रह पाता है। सो व्हाट आई टेंड टू डू इज़ कि मैं पढ़ाई करता हूँ, एट द सेम टाइम आई डू नॉट ओवरबर्डन माई सेल्फ विद स्टडीज़। मैं उतना ज़रूर पढ़ता हूँ जितना ज़रूरी है। मैं दिन के 10 घंटे कम से कम पढ़ ही लेता हूँ, 10 से 12 घंटे, लेकिन बीच बीच में मैं इनफ ब्रेक्स लेता हूँ, क्वालिटेटिव ब्रेक्स, जो कि मेरा पीस ऑफ माइंड को मेंटेन रखने में काफ़ी मदद करते हैं ये ब्रेक्स। मेजर फैक्टर ऑफ स्ट्रेस फॉर एनीवन इन प्रिपेयरिंग फॉर UPSC इज़ द एस्पेक्ट ऑफ फ्यूचर, जहाँ पे हमें पता है कि कितने हमारे साथ हमारे लाखों एस्पिरेंट्स एग्ज़ाम देने वाले हैं, वो भी कम्पीट कर रहे हैं हमारे साथ, और हमें पता है कि इस एग्ज़ाम का स्केल कितना बड़ा है। तो जब आपके सामने इस स्केल का आप एग्ज़ाम में एक प्रिपेयर करने बैठते हो या प्रिपेयर करते रहते हो, तो यू हैव दैट सर्टन सेल्फ डाउट इन माइंड कि क्या हुआ अगर ये नहीं निकलेगा। तो दिस इज़ ऑलवेज अ नैगिंग क्वेश्चन, जो मेरे लिए भी बहुत परेशानी का क्वेश्चन था। तो इसके लिए मैंने यही सोचा है कि देयर नीड्स टू बी अ बैकअप इन माइंड। अगर हमारे पास एक सुरक्षित बैकअप रहेगा हमारे फ्यूचर के लिए, कि अगर जस्ट इन केस, इवन आफ्टर ऑल द मोटिवेशन, ऑल द हार्ड वर्क, ऑल द डेडिकेशन दैट आई पुट इन, इवन आफ्टर दैट अगर UPSC नहीं निकलता है, सो व्हाट देन? सो इफ़ यू हैव अ क्लियर बैकअप इन योर माइंड, और अगर वो आप पहले से ही सोच के रखते हो, तो वो स्ट्रेस को बहुत ज़्यादा एलिविएट कर देता है। एट द सेम टाइम वो आपके लिए दिन प्रतिदिन वो और स्ट्रेसफुल फैक्टर जो जुड़ने वाला बात होता है वो भी आपके साथ नहीं होता है, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे, इवन इफ़ यू डू नॉट सक्सीड हेयर, देर आर चांसेस कि आप कहीं कुछ और अच्छा कर जाओ। सो वन ऑफ द मेजर चैलेंजेस दैट आई फेस ड्यूरिंग द प्रिपरेशन इनिशियली was to garner enough attention and motivation. So जब मैंने प्रिपरेशन की शुरुआत की, उस समय का लाइफस्टाइल मेरा काफ़ी अलग था। देयर वाज अ बिट ऑफ शॉक फैक्टर कमिंग इनटू दिस रूटीन ऑफ प्रिपरेशंस, और सब कुछ बहुत ओवरवेलमिंग था मेरे लिए भी, क्योंकि आपको शायद अंदाज़ा तो होता है, लेकिन व्हेन यू गेट टू लिव द लाइफ ऑफ प्रिपरेशन and the journey of preparations, you exactly get to know the hardships that you face, क्योंकि उससे पहले का लाइफस्टाइल आपका बिल्कुल अलग होता है। आप किसी और तरह से पढ़ाई कर रहे होते हो, कुछ और पढ़ाई कर रहे होते हो, आपके पढ़ाई का दायरा काफ़ी सीमित रहता है, और उस समय आपको पढ़ने के लिए उतने ज़्यादा मोटिवेशन की भी ज़रूरत नहीं होती है। You don't really need that amount of attention and motivation to study. लेकिन एक बार प्रिपरेशंस जब मैंने स्टार्ट किए तो मुझे समझ में आया कि ठीक है,
इट वॉज अ शॉक वैल्यू फॉर मी, जैसे मैंने कहा, शॉक फैक्टर फॉर मी, जैसे मैंने कहा भी। और फिर मुझे समझ में आया कि अगर मैं इसको ऐसे ही परस्यू करते रहूँगा तो दिस विल लीड मी टू नो वेयर। सो व्हाट आई डिड वाज, इनिशियली मैंने अपने आप को पहले फैमिलियराइज करने के लिए, जहाँ पे मैंने अपने पढ़ाई की रूटीन जो बनाई वो धीरे धीरे मैंने 4 घंटे 5 घंटे से शुरू की बनाना। और एट द सेम टाइम मैं और भी बहुत एक्टिविटीज़ मैंने अपने लाइफस्टाइल में थोड़ा सा चेंज लाया कि हाउ आई हैव टू परसीव द फ्यूचर नाउ, व्हाट डू आई हैव टू डू। मैंने अपने थॉट पैटर्न, अपने सोचने की शक्ति में, अपने समझने की शक्ति में, अपने सोचने के तरीके में बदलाव किए हैं, और जिससे कि मुझे काफ़ी ज़्यादा मदद मिली टू ईज़िली गेट इनटू दिस लाइफस्टाइल ऑफ preparations for UPSC. So this was the biggest challenge for me. Another big challenge for me, even right now, is the idea of the failure. That how I'm going to face the failure if I fail, and how I'm going to face that particular failure. So yes, that is one of the biggest challenge for me. But जैसा मैंने कहा है, पहले भी कहा था कि if you have enough backups with you, इफ़ यू कीप अ बैकअप इन योर माइंड कि आप क्या कर सकते हो, कौन कौन से एवेन्यूज़ एक्सप्लोर कर सकते हो। इसके अलावा इफ़ यू नो मेंटली प्रिपेयर योर सेल्फ टू लीड वेयर द लाइफ टेक्स यू, देन आई थिंक इट बिकम्स अ लॉट ईजियर फेसिंग द फेलियर फॉर एनी वन, इवन मी और फॉर समवन एल्स। सो मैं भी अभी उसी सोच पे कायम रह रहा हूँ। आई एम गोइंग टू गिव माई 100% डेफिनेटली, but I cannot promise the future. I am no one to promise the future, right? So इसलिए मैंने अपने biggest challenge, which is facing the failure, को एक opportunity के तौर पे भी convert किया है। जैसा कि मैंने कहा कि trying different avenues और searching for different avenues जहाँ मैं जा सकता हूँ, तो मैंने उसको एक opportunity के तौर पे भी देखा कि मैं और क्या कर सकता हूँ अपनी ज़िंदगी में। तो उस तरह से मैंने अपने माइंड को मेकअप करके रखा है कि इवन इफ़ आई फेस अ फेलियर, आई डोंट हैव टू गेट डिजेक्टेड बाय लाइफ और समथिंग, बट मुझे आगे हमेशा ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहने का एक प्रेरणा कहीं ना कहीं से मिलते रहे। सो दैट इज़ व्हाट आई लुक फॉर। सो द मोस्ट इम्पैक्टफुल मोमेंट इन दिस जर्नी ऑफ प्रिपरेशंस वाज द टाइम व्हेन आई मेट एन IAS ऑफिसर। लेकिन जब मैं उनसे मिला पर्सनली, तो मुझे फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस हुआ पहली बार कि कैसे एक IAS ऑफिसर कैसे अपने आप को कंपोज रखते हैं, कैसे फंक्शन करते हैं सोसाइटी में, और किस तरह से अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और अपने ड्यूटीज़ का वो निर्वाहन करते हुए वो सोसाइटी को एक बहुत अच्छा एक रिसोर्स बन जाते हैं सोसाइटी के लिए, फॉर द बेटरमेंट ऑफ इट। तो वहाँ से मुझे बहुत एक बड़ा रियलाइजेशन भी प्राप्त हुआ कि अगर मैं भी इस फील्ड में जाता हूँ, अगर मैं भी ये करता हूँ, तो हाउ आई कैन बी द सेम काइंड ऑफ कैटलिस्ट दैट आई एम सीइंग हिम become for the society. Another one of the impactful moment for me is not a single moment, amalgamation of whatever I have been seeing in this Indian society throughout the years. जो भी हम देखते आ रहे हैं, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि इनकम पैरिटी की बात है, जेंडर रोल्स की बात है, और भी बहुत सारी चीज़ों में हम देखते हैं कि देयर इज़ लाइफ इज़ क्वाइट अनफेयर फॉर सम एंड क्वाइट बायस टू सम। तो मेरे लिए हमेशा से ये बहुत इम्पैक्टफुल रहा है कि टू मेंटेन अ बैलेंस बिटवीन दोज टू एक्सट्रीम्स। तो मेरी हमेशा से ये कोशिश रही और आगे भी मेरी ये कोशिश रहेगी, if I become an IAS officer, if I clear my UPSC exams, to bridge that gap between the two extremes and provide a better solution for the society. So this question is what are my future goals? ठीक है, the near future goal that I have is to currently lead a healthy lifestyle. As you can see, I'm a bit overweight. तो मेरे लिए सबसे अभी प्रायोरिटी इसी बात की है कि मैं एक हेल्दी लाइफस्टाइल जीऊँ, और मैं इसको साथ साथ अपने पढ़ाई के साथ इंटीग्रेट करने की कोशिश भी कर रहा हूँ। धीरे धीरे ये चीज़ हो भी जाएगी। टॉकिंग अबाउट द कमिंग फ्यूचर, आई होप कि मैं ढंग से पढ़ाई करूँ, अपना 100% दूँ और मेरे एग्ज़ाम्स क्लियर हो जाएँ।
अगर ये चीज़ हो जाती हैं तो इट बिकम्स इवन ईजियर फॉर मी टू सस्टेन दिस आइडिया ऑफ अ हेल्दी लाइफस्टाइल। तो मेरे लिए वही प्रायोरिटी है टू बी मेंटली एंड फिजिकली साउंड in all the aspects, and that is my future goal as of now.